अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय x%। इफ देयर एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ x। भाई यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक कॉमन सेंस से हम फॉर्मूला पता कर सकते हैं। भाई रेवेन्यू किसके बराबर होगा? रेवेन्यू इसी के बराबर तो होगा कि हमारा जितना कितना सेल हुआ है। कितना सेल हुआ का मतलब कितना सामान बिका हुआ है, और एक सामान की प्राइस कितनी है। इसका मतलब प्राइस गुना कितना सेल हुआ है, इतने यही यहीं से तो मेरे को रिवेन्यू पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ये सवाल को समझो एक बार और। जो प्राइस है वो अपना 20% से कम कर दिया मैंने। जब अपना मैं प्राइस 20% से कम कर देता हूँ, तब मेरा यहाँ पे जो सेल है वो x% से इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे मैंने 20% से अपनी प्राइस क्या कर दी, कम कर दी, तो मेरा जो यहाँ पे सेल है वो x% से इंक्रीज हो जाती है। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन 25% इन द रिवेन्यू, अगर मेरे रिवेन्यू में प्लस का 25% हुआ है, मतलब 25% से अगर मेरी रिवेन्यू बढ़ गई, तो मेरा यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब मेरा जो सेल है ना वो एक्चुअली कितना परसेंट से बढ़ाता है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये फाइंड करनी है। जब मुझे यहाँ से सेल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो सेल का चेंज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, जब मैं रेवेन्यू के चेंज को प्राइस के चेंज से डिवाइड कर दूंगा तभी तो मिलेगा यहाँ से। अब रेवेन्यू में चेंज कितना है, 25% से बढ़ गया है। ऐसे सवाल हम सीरीज में पहले भी कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दिया है, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। आप वहाँ से जाके पूरी सीरीज को स्टार्टिंग से भी फॉलो कर सकते हो। फिर आपको मैं कह नहीं सकता, मतलब आपको परसेंटेज की फिर दूसरे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 1 to Z पूरा PYQs मैं यहाँ पे सीरीज में इंक्लूड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो, रेवेन्यू है अगर 25% से बढ़ जा रहा है। पहले अगर उसका रेवेन्यू 100 रहा होगा, तो 25% से बढ़ जाने के बाद कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और यहाँ पे प्राइस उसका क्या किया गया है, प्राइस उसका 20% से कम किया गया होगा। भाई हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। अगर 20% से मैंने प्राइस कम कर दिया, तो अब वो अपने आप का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो ये जो बताएगा ना, ये एक्चुअली मुझे बताएगा सेल में कितना परसेंट चेंज आया है। भाई पहले 80 था, अब 125 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया है, यहाँ पे x% से इंक्रीज हुआ है ना, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो मुझे अब यहाँ पे बताएगा। भाई पहले अगर 80 था, अब 125 हो गया, इसका मतलब 45 बढ़ गया। तो ये आ गई मेरे पास फ्रैक्शन। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एक्चुअली में जो सेल है वो कितना परसेंट बढ़ा था। काट सकता हूँ मैं, 5 9 जा 45, 5 6 जा 5 16 जा 80, यस 16 5 जा 80। देखो इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे परसेंटेज लाने की जरूरत नहीं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 8/16 प्लस में 1/16 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी 8/16 कुछ और नहीं, 1/2 ही तो है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2, 1/2 बच्चा बच्चा जानता है 50% होता है। लेकिन बच्चा बच्चा ये तो नहीं जानता 1/16 6.25% होता है। अगर नहीं जानते आप भी, तो जाके मैंने परसेंटेज पूरा बेसिक से पढ़ा है। मैं ये भी नहीं कहता मत देखो जाके यार, ठीक है। 1/16 याद होना चाहिए आपको, 1 से लेके 25 तक जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं। तो 1/16 क्या होता है, 6:1/4 मतलब 6.25%, ठीक है। तो 50% मतलब 1/2, और 1/16 मतलब 6.25%। तो 56.25% एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर उसकी प्राइस 20% से कम की गई है और उसके रेवेन्यू में देखा गया है कि उसकी रेवेन्यू 25% से बढ़ चुकी है, इसका मतलब सेल उसका कितना परसेंट से इंक्रीज किया होगा, 56.25% से। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, इफ द टैक्स ऑन कॉमोडिटी is diminished by 20% and its consumption increases by 15%, then the revenue decreases by। देखो यहाँ पर भी रेवेन्यू का ही फॉर्मूला आएगा, लेकिन सवाल दर सवाल बदलते रहेगा रेवेन्यू का फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, भाई किसी भी चीज़ पे जो कॉमोडिटी की टैक्स है और वो कितना कंज्यूम किया गया है। जैसे किसी भी चीज़ पे कितना टैक्स लग रहा है, मतलब उसकी कितनी प्राइस होगी, कितना टैक्स वगैरह लगाने के बाद, और उसको कितना कंज्यूम किया गया, मतलब कितना खरीदा गया है। उन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो मेरे पास रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू होता क्या है, फाइनल मेरी कितनी इनकम हुई है। तो यहाँ से रेवेन्यू का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, इसकी मल्टीप्लाई करने के, किसकी मल्टीप्लाई, टैक्स की मल्टीप्लाई किससे, कंजम्पशन से। तो जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई दिख जाए इस तरीके से, एक्चुअली में यहाँ पे पूछा क्या है, मुझे रेवेन्यू में कितना चेंज पूछा है, ये पूछा है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में चेंज मतलब यहाँ पे टैक्स और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और कहीं अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, नहीं भाई, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, फॉर्मूला भी समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी देखो दो दो बार मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे दो दो बार मैंने फॉर्मूला लिखा है, फिर उसको इस तरीके से करके दिखाया। लेकिन आपको ये सब पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने अपना दिखाया किस तरीके से करते हैं। आपको केवल डायरेक्ट ये लिखना था, ये वाली चीज़ लिखनी थी कि 125 हो गया उसका क्या,
क्या हो गया उसका 125 रेवेन्यू हो गया। भाई अपना यहाँ पे क्या चेंज आया था, रेवेन्यू अपॉन प्राइस, तो 125 रेवेन्यू हो गया और 20% अगर कम हो गया तो 80, केवल इतना लिखना था, यहाँ से आपका निकल जाता। आप ऐसे ही कर सकते थे, आप ऐसे ही कर लो। 25 बार में क्या है, ये क्या है 16 बार में, तो 16 से कितना बढ़ गया 9/16, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट आ जाएगा 56.25%। तो आपको ये पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ती थी, ज़रूरत नहीं पड़नी है, केवल मैं आपको समझाने के लिए पूरा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन इतना बड़ा है नहीं एक्चुअली में। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पिछले सवाल में मैं क्या बताना चाहता था, पिछले सवाल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड। यहाँ पे जो सेल आया एक्चुअली में मेरे पास, वो कैसे आया, यहाँ पे जो सेल आया है वो एक्चुअली में रेवेन्यू के चेंज को मैंने प्राइस से जब डिवाइड किया। लेकिन इस सवाल में जब आप देखोगे ना, तो यहाँ मुझे जो रेवेन्यू में चेंज मिलेगा वो टैक्स की मल्टीप्लाई करने से, किसकी, कंजम्पशन के साथ, तब मुझे मिलेगा यहाँ पे रेवेन्यू में चेंज। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से। फिर ये जब यहाँ पे जहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई दिख जाए ना 2% के बीच, तो आप ज़रूर समझ जाना कि वो सक्सेसिव मेथड वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं डिमिनिश कर रहा हूँ 20%, पहले मैंने 20% से टैक्स डिमिनिश किया, फिर जो मैंने 20% से डिमिनिश किया, अब उस पे जो कंजम्पशन है वो कितना परसेंट बढ़ाया गया, कंजम्पशन जो बढ़ाया गया 15% से, तो कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ाया गया 15% से। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ, सपोज़ आपकी जो इनकम है पहले 10% से घटा दी गई, फिर 15% से बढ़ा दी गई, तो यहाँ पर क्या है, पहले मैंने 10% से बढ़ा दी गई तो इसका 90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा, अपने आप का 90% हो जाएगा ना। अब 90% का मैंने फिर से 15% बढ़ा दिया, अब 90% का 115% हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव ही तो लग रहा है, पहले मैंने इस परसेंट से डिक्रीज़ किया, इस परसेंट से डिक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, पहले मैंने टैक्स 20% से कम कर दिया, फिर मैंने उसका कंजम्पशन जो है साइमल्टेनियसली 15% से बढ़ा रखा है। तो इस दोनों की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चलेगा मेरे रेवेन्यू में कितना चेंज आया है। अब देखो, जब भी दो, तो इस तरीके से, जैसे पहले अगर प्लस के x% से बढ़ाया जा रहा है, फिर y के परसेंट से चेंज किया जा रहा है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई बटे जेड। तो इस वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप है जिसपे एग्जाम में सवाल देखने मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। एक ना एक शिफ्ट में जरूर ऐसे सवाल आ जाते हैं सक्सेसिव पे, तो इंपॉर्टेंट टाइप है। अब ये वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं इसको। भाई x की वैल्यू -20 है और y की वैल्यू प्लस का 15 है, तो माइनस के 20 प्लस का 15, इन दोनों का क्या अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -5 आएगा, बिल्कुल। अब फिर क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 15 × 20 मतलब 300, और वो भी आएगा माइनस का। अब माइनस का 300 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो -3 आएगा। इसका मतलब मेरे रेवेन्यू में कितना चेंज होगा, -8%। और ये -8% क्या दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस का क्या दिखा रहा है, कि जो रेवेन्यू है वो मेरा डिक्रीज़ हुआ है। और कितने परसेंट से डिक्रीज़ हुआ है, 8% से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप, मुझे लगता है वैसे आपको याद होगा, क्योंकि आप जब परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप ये PYQ सीरीज देख रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 103 में देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500, वॉट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 17%। देखो, इस सवाल को तो करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लगा सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ मुझे देखते ही पता चल गया। जैसे यहाँ पे 75,500 क्या अपने बाइक की प्राइस है, ठीक है, 75,500 अपने क्या है, बाइक की प्राइस है। अगर मैंने उस प्राइस, बाइक की प्राइस 17% से कम कर दी, 17% से कम करने का मतलब क्या है, अब जो बाइक का प्राइस है वो अपने आप का 83% हो जाएगा। पहले अगर उस बाइक की प्राइस अगर 100% है, ये 75,500, जब मैंने 17% कर दी तो अब उसकी 83% पे उसका रेट बिकेगा, मतलब उस पर ही बिकेगा। तो यहाँ से देखो परसेंटेज से कर जाएगा, और 5 3 15, इसका मतलब यूनिट डिजिट, आगे कुछ भी आए कितना भी खतरनाक नंबर, लेकिन लास्ट में 5 आने चाहिए। लास्ट में 5 केवल एक ही, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यही समझ जाना चाहिए था, अगर रिडक्शन हो रहा है 17% का, इसका 83% पे बिक रहा है, तो परसेंट से तो परसेंट 2 जीरो कट जाएगा, 5 3 15, लास्ट में 5 आना चाहिए। ये मेरे दिमाग में क्यों बजी घंटी, यहाँ पर जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो देखने के बाद अगर यहाँ पे 5 है, और फिर मैंने यहाँ पे तुरंत इस वाले यहाँ पे क्वेश्चन में देखा, तो तुरंत आंसर हो गया मेरे दिमाग में। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये तो हिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस सवाल में मतलब उतना कुछ है भी नहीं। अब जैसे इस सवाल में देखो, जितना उस सवाल में कुछ था नहीं, उतना सब कुछ इस सवाल में है। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई 25%, therefore a person can purchase a 30 kg more rice with the same expenditure. If the expenditure is 5400, then what was the original price
ऑफ राइस पर केजी। भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, जो राइस की प्राइस है ना उसको अगर मैंने 25% से डिक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर मेरा उतना ही है 5400 ही है, मैं दुकान पे गया 5400 पहले लेके, तो पहले कुछ और प्राइस था, लेकिन अब मैं दोबारा जब 5400 लेके दुकान पे गया तो इस बार मैंने पाया कि जो प्राइस है वो 25% कम हो गया है, जो प्राइस है वो कम हो गया है, मैं खर्चा उतना ही कर रहा हूँ, 5400 ही लेके गया हूँ, इसका मतलब इस बार मुझे ज़्यादा सामान मिलेगा। जब प्राइस कम हो गया तो ज़्यादा सामान मिलेगा उतने ही पैसे में, और उतने ही पैसे में कितना ज़्यादा सामान मिला है, मुझे 30 किलो ज़्यादा सामान मिला है। तो वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, बिल्कुल। अब अगर एक्सपेंडिचर मेरा दोनों तरफ सेम रहता है, दोनों बार सेम रहता है, तो जिस रेशो में मेरा प्राइस बढ़ता है उसी रेशो में मेरा कंजम्पशन घटता है, तभी तो दोनों जगह जो एक्सपेंडिचर होगा सेम आएगा। जैसे यहाँ पे अभी तो मैंने बताया, अब मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो प्राइस है वो माइनस का 25% हुआ है, मतलब माइनस का भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, मतलब माइनस का 1/4। इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 4 रहा होगा ना, तो अब वो एक घट के क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो जिस रेशो में, जिस तरीके से मेरा जो प्राइस है वो चेंज होगा, उसी तरीके से मेरे यहाँ पे कंजम्पशन भी चेंज होगा। अगर मेरा प्राइस 4 से 3 हो गया ना, तो मेरा जो कंजम्पशन होगा वो 3 से 4 हो जाएगा। तभी तो देखो दोनों तरफ अपना एक्सपेंडिचर सेम आएगा, यहाँ पर भी 4 तिया 12, यहाँ पर भी 4 तिया 12। इसका मतलब यहाँ पर जिस रेशो में मेरा प्राइस चेंज होगा उसी का रिवर्स रेशो में मेरा कंजम्पशन यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर फॉर अ पर्सन, मतलब जब मेरा प्राइस जो है 25% से कम हुआ, तो जो पर्सन है वो 30 किलो अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। यहाँ पर भी मुझे वही दिख रहा है, अगर मेरा प्राइस 25% से कम हुआ है तो जो कंजम्पशन है वो एक बढ़ जा रहा है। भाई 3 से 4 हो गया, इसका मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, और सवाल में इसी 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 30 kg। इसका मतलब जो अब पर्सन है वो 30 किलो ज़्यादा अब चावल खरीद पा रहा है। चावल है क्या, हाँ चावल ही है। अब मुझे फाइंड करना है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, है ना, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। भाई प्राइस फाइंड करने के लिए भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, मुझे प्राइस फाइंड करना है। प्राइस फाइंड करने के लिए एक्सपेंडिचर को मुझे ये कंजम्पशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा प्राइस आएगा। तो और वो भी मुझे कौन सा प्राइस फाइंड करना है, ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब पहले क्या था, डिक्रीज करने के बाद नहीं, प्राइस को 25% डिक्रीज करने के बाद नहीं, ओरिजिनल प्राइस क्या था। भाई ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे ओरिजिनल कंजम्पशन जो मेरे पास पहले था उससे डिवाइड करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर को। ये तो अपने पास फाइनल कंजम्पशन आया बढ़ने, प्राइस घटने के बाद अब जो मेरे पास जो कंजम्पशन बढ़ा है वो है ये ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ये है ना, पहले मैं ये करता था, ओरिजिनल वाले ये है। तो एक्सपेंडिचर अपना सवाल में कितना दे रखा है, 5400, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 5400। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू, भैया ओरिजिनल तो यही है अपना कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन से डिवाइड करूंगा तभी तो मेरे पास ओरिजिनल प्राइस आएगा। तो 1 यूनिट वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो 90 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 60 kg, 60 रुपीज़ पर kg। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, लेकिन एक तरीका और है जिससे आप इस सवाल को बना सकते हो। देखो ये तो तरीका अपना रहा बेसिक तरीका, आप इसको बेसिक तरीका मान सकते हो। दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका जिसको मैंने अपने स्पेशल वाले क्लास में भी करवाया, जिसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, 15 क्लासेस में मैंने पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया, वहाँ पर भी मैंने तरीका एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे देखो क्या है, जो प्राइस है अगर 25% बढ़ जा रहा है, किसका, 5400 का, जो अपना एक्सपेंडिचर दोनों तरफ सेम है, ये सब मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ। अब मैं सीधा समझा रहा हूँ किस तरीके से दूसरा अपना मेथड है। भाई अगर मैं 25% घटा रहा हूँ प्राइस किसका, 5400 का, तभी जाके मैं 30 किलो खरीद पा रहा हूँ। इसका मतलब जब मैं 25% घटा रहा हूँ 5400 का, तभी मैं 30 किलो खरीद पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, 5400 का 25% ही 30 किलो के बराबर है। 25% मतलब 1/4, इसके बराबर ही है 30 किलो के बराबर। आया समझ में। भाई अगर मैं 5400 का 25% घटा रहा हूँ, तो जब इधर घटा रहा हूँ, इधर काटा बढ़ रहा है, इधर काटा कितना बढ़ रहा है 30 किलो। इसका मतलब 5400 का 25% ही 30 किलो के बराबर है। इधर जितना पानी नीचे जा रहा है उधर ही उतना ऊपर आ रहा है, तो जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर जा रहा है, तो दोनों बराबर ही आएगा, इधर जितना नीचे जाएगा उधर उतना ऊपर आएगा। यही समझ रही हो भाई, 5400 का 25% अगर कम हो रहा है तो वहीं 30 किलो ज़्यादा बढ़ रहा है इधर। आया समझ में। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ, 5400 का ही 25% 30 kg के बराबर है। समझ में आया। तो यहाँ से 1 kg का प्राइस मुझे निकल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा 1 kg का प्राइस। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस यहाँ से जो भी आएगा ना वो फाइनल प्राइस आएगा, क्योंकि 25% डिक्रीज करने के बाद आया है अपना
30 kg। तो यहाँ से मैं सबसे पहले 1 kg की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। मुझे पर kg तो फाइंड करना है, तो मैं 1 kg की वैल्यू फाइंड, जब 30 किलो की वैल्यू 5400 का 25% के बराबर है तो 1 kg कितना होगा, 1 kg होगा, ये 1 kg कितना होगा जब मैं यहाँ पे 30 को ले आ दूंगा तो 3 4 जा 12, 12 से अगर मैं इसको काटूंगा कितने बार में जाएगा, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, इसका मतलब 45 रुपये प्रति केजी। ये जो है अपना फाइनल प्राइस है। फाइनल प्राइस मतलब 25% घटने के बाद, 25% घटने के बाद मतलब माइनस का 1/4। भाई 25% घटने का मतलब माइनस का 25% मतलब 1/4। मतलब पहले अगर प्राइस 4 था तो अब वो 3 हो गया, और इसी 3 की वैल्यू अब आई है मेरे पास 45। ये जो अपने पास है फाइनल प्राइस, जब 3 की वैल्यू 45 है तो 15 गुना, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू मुझे ओरिजिनल प्राइस यहाँ से मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस पूछ रखा है, 4 की वैल्यू कितनी होगी, इसका ही 15 गुना कर दो, 60 रुपये प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप बताना कमेंट में आपको कौन सा मेथड पसंद आया, पहला वाला या दूसरा वाला। हालांकि अगर आपको पहला वाला इजी लगा होगा ना तो वो बेसिक मेथड है, लेकिन जब आप ये दूसरा मेथड सीख लोगे ना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको सवाल में मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल आपको ये चीज़ करना बराबर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्राइस, बस उसको रेशो के बराबर करना है। वहाँ पे क्या था, आपको पूरा टेबल बनाना पड़ता और फिर लिखना पड़ता और फिर वहाँ पे इस तरीके से बराबर करना पड़ता। हाँ, आपका वहाँ पर भी आपको 5400 को डिवाइड ही करना पड़ता, लास्ट में 2-3 स्टेप में आता आंसर, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही स्टेप में आ गया आंसर। तो ये वाला अपना बेस्ट मेथड है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको सीख लो अगर अच्छे से सीखना चाहते हो, क्योंकि एक तरीके से ट्रिक भी है ये, ठीक है। और ऐसे सवालों के लिए हमेशा कामयाब होगी ये ट्रिक, ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन में काम करेगी कुछ क्वेश्चन में नहीं। आप भले ही आजमा के देख लेना, PYQ बुक खोलना, वहाँ पे इस ट्रिक से करना, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब जैसे इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 105, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मल वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज कट बाई 25% इन द पास्ट। इस सवाल को कैसे करोगे भाई, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मैं कॉस्ट आर्टिकल का 25% काट देता हूँ, 25% काटने का मतलब मैं 25% घटा देता हूँ। 25% घटाने का मतलब भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/4, 1/4 होती है। और मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कट कर दिया मैंने, घटा दिया। 25% अगर मैंने घटा दिया, जब मैंने किसी का भी प्राइस 25% घटा दिया तो अब मैं कितना परसेंट बढ़ाऊंगा कि मैं अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाऊंगा। तो ऐसे सवाल को देखो कैसे करते हैं, ये वही वाला सवाल है अपना एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, जहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारे पास दोनों जगह सेम है। अगर मैंने प्राइस इतना बढ़ा दिया तो कंजम्पशन में कितना बढ़ाऊंगा, कंजम्पशन में कितना कम करूंगा, ताकि मैं अपने एक्सपेंडिचर पे ही आ जाऊं, मतलब दोनों तरफ मेरा एक्सपेंडिचर सेम ही रहे। तो वही यहाँ पे बोला है, अगर मैंने कॉस्ट को इतना कम कर दिया तो यहाँ पे मैं कितना नया प्राइस बढ़ाऊंगा कि मेरा यहाँ पर भी जो फॉर्मर वैल्यू मतलब पहले की वैल्यू आ जाए, मतलब दोनों तरफ अपने पास बराबर आ जाए। तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अगर ये 4 से 3 हो गया भाई, 25% घट गया, 4 से 3 हो गया, तो इसी का रिवर्स कर दो, 3 से 4 हो जाएगा। जिस रेशो में प्राइस अपना घटेगा उसी रेशो में अपना उसी के रिवर्स रेशो में अपना कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर प्राइस 4 से 3 हो गया तो कंजम्पशन 3 से 4 हो जाएगा, तभी तो दोनों तरफ बराबर आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, क्योंकि फॉर्मर वैल्यू अगर 12 थी तो मुझे फॉर्मर वैल्यू अटेन करनी है, तो 12 हो जाएगी इधर भी, तो रिवर्स रेशो लेना पड़ेगा। इसका मतलब 25% अगर प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन मेरा 3 से 4 हो रहा है, इसका मतलब 3 से 4 हो रहा है, 3 प्लस में 1/3, तो 33:1/3% है, इसको 1/3% कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को आप बेसिक, ये तो बेसिक मेथड है, ये तो मैंने टेबल बना के बताया आपको, लेकिन आपको कैसे करना है इस सवाल को, भाई यहाँ पे आपका जो परसेंट है, न्यू परसेंट कितना से इंक्रीज करूँ उसकी वैल्यू रिस्टोर करने के लिए, अगर मैंने जो प्राइस को 25% से कट किया है, 25% मतलब माइनस का 1/4, अब यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, माइनस करूंगा तो 4 में से 1 गया, नीचे 3 आएगा, और ऊपर 1 है तो यहाँ पर भी ऊपर 1 ही आएगा, तो प्लस का 1/3, इसका मतलब मेरे अपने प्राइस को प्लस का 1/3 मतलब 33:1/3% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना फॉर्मर वैल्यू यहाँ पे अचीव कर पाऊंगा। तो 1/3 33:1/3%, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/3 होता है अपना 33:1/3%।